हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था। अब हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच जो है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर मार्शल ने ये कहा है, अकॉर्डिंग टू मार्शल, द लेबर एंड कैपिटल ऑफ द कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस एनुअली इज सर्टेन नेट एग्रीगेट ऑफ commodities, material and immaterial, including services of all kinds. This is the true net annual income or revenue of the country or national dividend. यानी मार्शल ने ये बोला था कि जो कंट्री का लेबर और कैपिटल है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करके जो एनुअली प्रोडक्शन करता है, किसका, कमोडिटीज़ का, सर्विसेज का, तो उनकी जो नेट वैल्यू है वो हमारी नेशनल इनकम बनती है। लेकिन मार्शल की डेफिनेशन काफ़ी क्रिटिसाइज हुई थी, क्योंकि इससे क्या है कि जो नेशनल इनकम डबल होने की चांसेस है, यानी कि काउंटिंग में गड़बड़ी होने के चांसेस है। एक ही आइटम को हम दो दो बार काउंट कर सकते हैं, यानी कर लेते थे इसके अंदर। वो कैसे करते थे वो देखते हैं हम। जैसे फार्मर ने वीट सोल्ड की है फ्लोर मिल को, ठीक है। अब फ्लोर मिल उसका फ्लोर बना के किसको देगा, बेकरी वाले को। बेकरी वाला उसका ब्रेड बनाएगा और ब्रेड बना के ग्रोसरी स्टोर को देगा, और ग्रोसरी स्टोर वाला बाद में लास्ट में अल्टीमेट कंज्यूमर को देगा, यानी पब्लिक को देगा। अब मार्शल के हिसाब से अगर डेफिनेशन में ये हम देखते हैं कि जो फार्मर ने वीट सोल्ड की है, मान लो 10 रुपीज़ में की है, ठीक है, तो वीट की वैल्यू आ गई 10। फिर बाद में इसने जो फ्लोर मिल वाले ने फ्लोर बनाया है उसको 15 रुपीज़ में बेकरी वाले को सेल कर दिया। फिर बेकरी वाले ने ब्रेड बना के ग्रोसरी स्टोर को सेल कर दिया 20 रुपीज़। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि जो टोटल वैल्यू जो इसकी आ जाएगी, अगर हम देखेंगे नेशनल इनकम 45 रुपीज़, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, एक्चुअल वैल्यू मानी जाएगी 25 रुपीज़। मान के चलो ग्रोसरी स्टोर ने कंज्यूमर को 25 रुपीज़ में बेचा, तो जो एक्चुअल वैल्यू हम काउंट करेंगे वो 25 काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि वीट की कैलकुलेशन ऑलरेडी इसके अंदर है 15 रुपीज़ में। 15 रुपीज़ में कैसे है, बेकरी की जो वैल्यू, फ्लोर की जो वैल्यू है उसके अंदर ये 10 रुपीज़ का वीट भी है, तो ये इसकी वैल्यू इसके अंदर इंक्लूडेड है। और फिर 20 रुपीज़ में 15 रुपीज़ इंक्लूडेड है। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, इन तीनों को अलग अलग काउंट कर लिया, क्योंकि 20 रुपीज़ में इन दोनों की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जो इसकी नेट हम इनकम मानेंगे वो मानेंगे 25 रुपीज़, और इस हिसाब से ये कितना आ रहा है वैल्यू, 45 रुपीज़। तो ये कैलकुलेशन गलत है। जो एक्चुअल बनेगी वो 25 रुपीज़, जो कंज्यूमर को कितने रुपए में पड़ेगी, कंज्यूमर के पास कितने रुपए में उसको ये परचेज करनी है, तो वो हमारी मानी जाएगी नेशनल इनकम, कितनी है, 25। फिर है साइमन कुजनेट ने बोला था, द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द कंट्री प्रोडक्टिव सिस्टम इन द हैंड ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ये साइमन कुजनेट की डेफिनेशन थी। तो ये दोनों हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। उसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच क्या है वो डिस्कस करते हैं। मॉडर्न अप्रोच के अंदर बताया है जीडीपी और जीएनपी, जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसका मीनिंग क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। यानी एक साल के अंदर कंट्री के अंदर जो जो प्रोडक्शन हुआ है सर्विसेज का या गुड्स का, वो सारा जीडीपी माना गया।
इसके अंदर ये देखना है, हम बाउंड्री चेक करेंगे, यानी इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ वो माना जाएगा हमारा जीडीपी, उसकी वैल्यू, ठीक है, ये जीडीपी में हमारा काउंट होगा। और इसके अंदर हमने देखेंगे फाइनल वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू, यानी जो हमने लास्ट डिस्कस किया था ब्रेड का 25 रुपीज़ पे था, वो फाइनल वैल्यू है। तो इसके अंदर हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है वो लेंगे जीडीपी है। GDP measures the aggregate money value of output produced by the economy over a year. In other words, GDP is obtained by valuing all final goods and services produced domestically in a year at market price. ठीक है, मार्केट प्राइस के ऊपर डोमेस्टिकली यानी कि इंडिया में, तभी इसके ऊपर हमने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा है, यानी इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इसके अंदर मार्केट। फिर हमारा आता है जीएनपी, ये है जीडीपी, जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी के अंदर हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो जीडीपी हमने कैलकुलेट की प्लस उसके अंदर नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये हम ऐड कर देंगे। नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रोड के अंदर ये आएगा कि जो इनकम इंडियन के जो रेजिडेंट है, जो फॉरेन में, उन्होंने वहाँ से कमाई है, ठीक है, वो आ जाएगी नेट प्रॉपर्टी इनकम। और यहाँ से जो फॉरेनर ने रुपए कमाए हैं वो माइनस कर देंगे, ठीक है। जो अदर कंट्री के इंडिया के जो रेजिडेंट है, उन्होंने अदर कंट्री के अंदर जो रुपए कमाए हैं वो उसके अंदर से हम माइनस करेंगे। जो इधर फॉरेन कंट्री का कोई भी पर्सन होगा, उसने जो कमाया वो माइनस कर देंगे, तो नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रोड आ जाएगा, वो जीडीपी में हम ऐड करेंगे, देन हमारा आ जाएगा जीएनपी, ठीक है। तो ये जीएनपी की डेफिनेशन है। देखो, दस जीएनपी इंक्लूड्स GNP includes income that nationals earned abroad, but it does not include the income earned by foreign nationals. ठीक है। On other hand, GDP is concerned with income generated domestically even by the foreigner. GDP ignores income received from abroad. अभी अपने ये देखते हैं, ये मानो इंडिया है, अब जीडीपी को हम कैलकुलेट करेंगे, तो जीडीपी के अंदर ये इंडिया की बाउंड्री के अंदर जिसने भी प्रोडक्शन किया, चाहे वो फॉरेनर ही क्यों ना हो, ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर जो जो प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हम मानेंगे जीडीपी में, जीडीपी में हम मानेंगे। और जीएनपी के अंदर क्या करेंगे कि इंडियन रेजिडेंट ने जो रुपए कमाए हैं वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। इंडियन रेजिडेंट, अब फॉरेन कंट्री में भी इंडियन रेजिडेंट होगा, उसने भी रुपए कमाए होंगे, तो वो इंडिया लेके आएगा, देन वो हम जीडीपी में ऐड कर देंगे। और फॉरेन का जो यहाँ पे पर्सन होगा, वो इंडिया में रुपए कमाएगा और वो बाहर लेके जाएगा, वो हम माइनस कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा जीएनपी। अब क्या जीडीपी के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम ऐड करेंगे, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी की कैलकुलेशन में? हाँ, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट किसका करेंगे हम, एक्सपोर्ट किसका करेंगे, जो प्रोडक्शन हमारे कंट्री की बाउंड्री में हुआ है, तो जो इस कंट्री की बाउंड्री में हुआ है उसी को एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो हम नेट एक्सपोर्ट मानेंगे, यानी एक्सपोर्ट जो किया माइनस में उसमें इंपोर्ट कर देंगे, तो इसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू भी आएगी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम जीडीपी में मान ऐड करेंगे। अब हमारा आता है नेशनल इनकम, एक मार्केट प्राइस पे और एक फैक्टर प्राइस पे, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, क्या डिफरेंसेस है? हम जो कैलकुलेट कर रहे थे पहले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू थी वो मार्केट प्राइस थी, लेकिन अब फैक्टर कॉस्ट क्या होती है,
फैक्टर कॉस्ट ये रहती है जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, इनकी क्या वैल्यू है, इनका हमने कितना पेमेंट किया है, तो ये फैक्टर कॉस्ट है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्या कॉस्ट आई है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जीडीपी जो मार्केट प्राइस है उसके अंदर टैक्स इंक्लूड रहते हैं और सब्सिडी इंक्लूड रहती है। ठीक है, टैक्स और सब्सिडी का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, टैक्स का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं और न ही सब्सिडी का कोई प्रोडक्शन से लेना देना नहीं। तो हम फैक्टर प्राइस कॉस्ट निकालने के लिए इन दोनों का एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। मार्केट प्राइस में इन दोनों का एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारी फैक्टर कॉस्ट आए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये टैक्स और सब्सिडी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी कोई प्रोडक्शन हुआ है तो उसके ऊपर टैक्स अगर लगा देते हैं तो क्या होगा, तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे 10 रुपये की कोई बुक है, ठीक है, अब उसके ऊपर टैक्स लगा दिया 10% और गवर्नमेंट ने, तो 10 का 10% हो गया 1, तो टोटल उसकी प्राइस कितना पड़ जाएगा, 10 प्लस में 1 11 रुपये, 11 रुपये उसका टैक्स के साथ उसकी टोटल रेट बन गई। तो टैक्स अगर लगता है तो क्या रहेगा, उस कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए टैक्स को डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए मान लो 11 रुपये थे, हमने 1 रुपये टैक्स लगाया था, तो 1 रुपया माइनस करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी जो प्रोडक्शन की। अब दूसरा पॉइंट आता है सब्सिडी। गवर्नमेंट क्या करती है, अगर प्राइसेस ज़्यादा हाई है, कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या करता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि उसके प्राइस कम हो जाए। कोई कमोडिटी के प्राइस कम हो जाए, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। आप सब्सिडी को हम गैस सिलेंडर से जोड़ के देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देती है। ठीक है, अब देखो ये नीचे लिखा हुआ है, गैस सिलेंडर का मानना मार्केट प्राइस है 800 रुपये। ठीक है, मार्केट प्राइस है 800 रुपये, उसके अंदर 100 रुपये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है और 300 रुपये सब्सिडी इंक्लूड है। ठीक है, अब हमने इससे फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। अब देखो टैक्स अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, टैक्स लगाते हैं तो जो प्राइस है वो बढ़ जाते हैं और सब्सिडी अगर मिलती है तो प्राइस कम हो जाते हैं। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, दोनों का रिवर्स करना पड़ेगा, टैक्स को घटाना पड़ेगा और सब्सिडी को जोड़ना पड़ेगा। टैक्स घटाएंगे तो एक्चुअल वैल्यू आएगी, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट तो मतलब में वैल्यू कम हो जाती है जबकि एक्चुअल वैल्यू नहीं आती, तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें सब्सिडी वापस ऐड करनी पड़ेगी। तो 800 रुपये सिलेंडर का प्राइस था, उसके अंदर 100 रुपये इन्होंने टैक्स लगाया, तो टैक्स का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो टैक्स को हम माइनस कर देंगे 800 में से, तो 700 रुपये इसकी एक्चुअल प्रोडक्शन की वैल्यू आ गई। लेकिन अब गवर्नमेंट ने 700 रुपये में क्या कर रखा है, सब्सिडी दे रखी है 300 रुपये की, 300 रुपये की सब्सिडी दे रखी है, तो वो सब्सिडी को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1000 रुपीज़, मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू है गैस सिलेंडर की, और हमें कितने का पड़ रहा है, 800 रुपये का पड़ रहा है। गवर्नमेंट 300 रुपये की सब्सिडी दे रही है और 100 रुपये टैक्स लग रहा है। ठीक है, सब्सिडी जब भी मिलेगी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर तो उसके प्राइस डाउन हो जाते हैं। 2 रीज़न है, या तो क्या है कि ये सब्सिडी 2 रीज़न से मिलेगी, या तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम होगी, यानी कंज्यूमर जो है यानी पब्लिक 1100 रुपये 1200 रुपये का सिलेंडर नहीं खरीद सकती हर महीने, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी देगी 300 रुपये 400 रुपये 500 रुपये जो भी। ठीक है, तो प्राइस डाउन हो जाएगी, इसलिए सब्सिडी दे रही है। दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि मानो किसी एक जगह प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम है सेम प्रोडक्ट की किसी एरिया में, लेकिन दूसरे एरिया में उसी की प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। मान लो पेन बनाने की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो एक जगह 5 रुपये आ रही है और दूसरी जगह 6 रुपये आ रही है। अब जो प्रोडक्शन करने वाला है वो उसको 6 रुपये से
नीचे तो बेचेगा नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको 1 रुपये की सब्सिडी दे देगी ताकि दोनों के प्राइस लेवल इक्वल आ जाए। 5 रुपये, 1 रुपये की सब्सिडी उस प्रोड्यूसर को मिल जाएगी। गवर्नमेंट प्राइस को बराबर इक्वल करने के लिए भी सब्सिडी देती है। तो ये हमारा हो गया फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस। कि फैक्टर प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, उसके अंदर जो भी मार्केट प्राइस है उसके अंदर से हम टैक्स और सब्सिडी को एडजस्ट करेंगे तो हमारी फैक्टर कॉस्ट है। फिर हमारा आता है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो GNP हमने कैलकुलेट की है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसके अंदर से माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, जो फिक्स्ड कैपिटल है हमारी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हम GNP से। देन हमारा आ जाएगा NNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। देन उसके बाद आता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। तो जो NNP मार्केट प्राइस है उसके अंदर से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे और सब्सिडी ऐड कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, एक्चुअली हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट हैं। इसके अंदर एक पर्सनल इनकम है। नेक्स्ट, पर्सनल इनकम के अंदर क्या रहता है, जो नेशनल इनकम आई उसके अंदर से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट ये हम माइनस कर देंगे और प्लस में जो ट्रांसफ़र पेमेंट है वो हम ऐड कर देंगे। एक्चुअली क्या रहता है, जो ट्रांसफ़र पेमेंट है, ट्रांसफ़र पेमेंट ऐसी पेमेंट होती है जो हमने अर्न नहीं की होती। अर्न मतलब में कमाया नहीं होता उसे, समझ रहे हो। जैसे हो गया हमारा ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कोई मिल रहा है, कोई रिलीफ दे दी गवर्नमेंट ने, ये ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, यानी जिसे हमने अर्न नहीं किया लेकिन रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। और जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये क्या है, हमने अर्न किए होते हैं लेकिन हमें मिलते नहीं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब में कोई कंपनी है उसके पास प्रॉफिट बहुत सारा हुआ, तो उसने 1 लाख प्रॉफिट हुआ, 1 लाख में से 40,000 तो बांट दिया लोगों में जो उसके शेयर होल्डर थे, लेकिन 60,000 क्या है अपने पास ही रखा, रिटेन अर्निंग्स है, तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो अर्न तो किए हमने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने अर्न तो किया है लेकिन इंडिविजुअल को नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम में से माइनस होंगी, तो ट्रांसफ़र पेमेंट जो होती है वो ऐड हो जाएगी, तो हमारी पर्सनल इनकम आ जाएगी। अब डिस्पोजल इनकम क्या होती है, डिस्पोजल इनकम जो हमारी पर्सनल इनकम है उसके अंदर से हम टैक्सेस जो है हमारे पर्सनल टैक्सेस है वो माइनस करेंगे, तो हमारी डिस्पोजल इनकम आ जाएगी। तो ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम। इसके बाद हम नेशनल इनकम के जो ट्रेंड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट